मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हर्यक वंश के विषय में। हर्यक वंश जो कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाला पहला राजवंश था। मगध के अंतर्गत तीन राजवंशों ने शासन किया था ना, हर्यक, शिशुनाग और नंद। तो उनमें से जो सबसे पहला था वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश के शासकों ने 545 से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ध्यान रखेंगे, ईसवी नहीं, ईसा पूर्व। तो हम लोग जो है हर्यक वंश को संक्षेप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरा का पूरा हर्यक वंश, मगध साम्राज्य को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा अगर अभी तक नहीं देखा है तो हम लोग शुरू करते हैं। संक्षेप में देखेंगे कम से कम समय में। हर्यक वंश, इसका संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल था 545 से 492 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व में ना ऐसे रिवर्स में आता जाता है, माइनस में चलता है। तो 545 से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार का शासनकाल था। अगर आप लोगों को ईसा पूर्व, ईसवी, इन सब में कंफ्यूजन होता है तो मेरे चैनल में आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर। तो उसको आप लोग देखेंगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगा। तो बिंबिसार इस वंश का संस्थापक था। बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई ग्रीवरज को। ग्रीवरज को राजगीर भी बोला जाता है, ग्रीवरज अथवा राजगीर। इसका उपनाम था श्रेणिक। इसको श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। काफी बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि श्रेणिक किसका उपनाम है। इसकी जो नीति थी, इसने त्रियक नीति चला रखी थी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। मतलब ये जो है साम्राज्यवादी शासक था, अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहता था। तो इस उद्देश्य से इसने तीन नीति चला रखी थी जिसको त्रियक नीति कहा गया है। पहला, विवाह। मतलब ये जो है अपने आसपास के राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनको अपना संबंधी बना लेता था। दूसरा है युद्ध। अगर किसी के साथ विवाह नहीं हो पाता था, मित्रता नहीं हो पाता था, तो उसके साथ युद्ध कर लेता था। तीसरा है मित्र, मतलब अपना मित्र बना लेता था। तो विवाह, युद्ध और मैत्री, ये इसकी त्रियक नीति थी। इसकी जो पहली नीति विवाह, तो इसने जो है 3 राजकुमारियों से विवाह किया था। तो ये पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। जो इसकी पहली रानी थी, कोसल राज प्रसेनजीत की पुत्री। मतलब जो कोसल महाजनपद है ना, उस समय महाजनपद हुआ करते थे। मगध 16 महाजनपदों में से एक था ना, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। तो कोसल एक महाजनपद हुआ करता था। तो कोसल के राजा प्रसेनजीत की पुत्री कोसल देवी के साथ इसने विवाह किया। ध्यान रखेंगे, कोसल के राजा की पुत्री कोसल देवी से इसने विवाह किया। और इस विवाह के फलस्वरूप काशी का क्षेत्र दहेज के रूप में इसको मिल गया था। ध्यान रखेंगे, तो इसको जो है काशी का क्षेत्र दहेज के रूप में मिला। उसके बाद दूसरी इसकी रानी थी चेलन्ना। दूसरी कौन थी? चेलन्ना। ये लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। लिच्छवी जो कि वैशाली में शासन करते थे। वैशाली जो कि एक गणराज्य था। तो लिच्छवी गणराज्य की जो गण प्रमुख था चेटक, उसकी बहन थी चेलन्ना। उसके बाद देखिएगा क्षेमा। क्षेमा जो है ये मद्र देश की राजकुमारी थी। मद्र देश जो है पंजाब की तरफ था। तो इस तरह से इसने 3 राजकुमारियों के साथ विवाह किया और उन राज्यों को अपना संबंधी बना लिया। युद्ध द्वारा, इसकी जो दूसरी नीति थी ना, पहला तो था विवाह, दूसरा था युद्ध। तो युद्ध के द्वारा बिंबिसार ने अंग देश को जीत लिया था। अंग, ये भी एक महाजनपद हुआ करता था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। आप लोगों ने महाभारत में अंग का जिक्र सुना होगा, अंगराज कर्ण। तो ये वही वाला अंग है। तो युद्ध द्वारा अंग देश का विलय मगध साम्राज्य में किया। तो युद्ध के द्वारा अंग को जीत लिया। अजातशत्रु को अंग का प्रशासक नियुक्त किया। ये जो अजातशत्रु है ये बिंबिसार का बेटा था। तो इसने अंग को जीत करके अजातशत्रु अपने बेटे को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। उसके बाद देखिएगा इसकी जो तीसरी नीति थी मित्रता। तो इसने अवंती के साथ मित्रता की थी। किसके साथ? अवंती। आज का जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश का जो उज्जैन तरफ का जो भाग है उसको अवंती कहा जाता था उस समय। तो अवंती के राजा थे प्रदोत। अवंती के राजा प्रदोत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। और जब
राजा प्रदोत, इसको कोई गंभीर बीमारी हो गई और उसके यहाँ के जितने भी वैद्य हकीम थे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, मतलब कुछ हो गया होगा गंभीर बीमारी। हालांकि उस टाइम का जो गंभीर बीमारी था ना, आज जो नॉर्मल बीमारी है उस समय के लिए गंभीर बीमारी हुआ करता था। जैसे कि कुछ भी आप लोग ले सकते हो, जैसे कि आज के समय में जैसे मान लो दस्त वस्त लग जाना भी उस समय काफ़ी गंभीर माना जाता था, होता था, क्योंकि उसका भी कोई इलाज नहीं था। तो ऐसी कोई बीमारी हो गया होगा प्रदोत को। तो जो बिंबिसार, चूंकि उसका मित्र था तो बिंबिसार को पता चला, तो बिंबिसार ने क्या किया, अपने राजवैद्य आचार्य जीवक को अवंती भेजा और आचार्य जीवक ने राजा प्रदोत को स्वस्थ किया। तो ये चीज इसको ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध इसी समय थे, बिंबिसार के समय में, बिंबिसार के समकालीन थे गौतम बुद्ध। तो आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के समकालीन मगध के शासक कौन थे, तो बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों जो है गौतम बुद्ध के समय में थे। इसके अलावा इसी समय महावीर स्वामी जी भी थे। तो गौतम बुद्ध से मैत्रीपूर्ण संबंध था बिंबिसार का। गौतम बुद्ध को बेलूवन नामक उद्यान दान स्वरूप प्रदान किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि बेलूवन नामक उद्यान किसने गौतम बुद्ध को दान में दिया था, तो बिंबिसार ने दिया था। राजगृह नामक नगर की स्थापना की थी इसने, राजगृह नामक एक नया नगर इसने बसाया था। तो इतनी चीजें आप लोग बिंबिसार के बारे में याद रखिएगा। इसके अंतिम समय में 492 ईसा पूर्व में इसके ही पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसको राजा बनना था, और इसी कारण इस राजवंश को पितृहंता वंश भी कहा गया। अब हम लोग देखते हैं अजातशत्रु के बारे में, जो कि अपने पिता के शासनकाल में अंग देश का प्रशासक नियुक्त हुआ था। इसका शासनकाल है 490 से 460 ईसा पूर्व, 490 से 460 ईसा पूर्व। इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। राजगृह नामक नगर की स्थापना इसके पिता ने की थी ना, तो उसको इसने अपनी राजधानी बनाई। इसका उपनाम था कुणिक। इसका उपनाम क्या था, कुणिक। इसके पिता बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। इसने काशी वज्जी संघ को, काशी वज्जी संघ एवं कोसल को जीता था। काशी वज्जी संघ और कोसल, वैसे तो काशी का क्षेत्र बिंबिसार को मिल गया था, लेकिन फिर से काशी का क्षेत्र जो है वापस ले लिया गया था। तो अजातशत्रु ने क्या किया, काशी को जीता, वज्जी संघ को जीता और कोसल महाजनपद को भी जीता। कोसल जहां से बिंबिसार ने विवाह किया था ना, तो वो सबको जीत करके अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में मिला लिया। प्रथम साम्राज्यवादी शासक माना जाता है इसको, अजातशत्रु को प्रथम साम्राज्यवादी शासक, क्योंकि इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए छल कपट सब चीज का सहारा लिया। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो ये पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को जब महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ मगध के शासक कौन थे, तो अजातशत्रु था उस समय मगध का शासक। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया राजगृह में। तो जिस वर्ष महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। किसके नेतृत्व में, तो अजातशत्रु के नेतृत्व में। कहां पर किया गया, राजगृह में किया गया था। तो इस चीज को ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये पूछा गया है। इसने ना रथ मुसल और महाशिला कंटक नामक नए युद्ध हथियारों का प्रयोग किया था। इसने जैसे काशी वज्जी कोसल इनको जीता था ना, तो इनको जीतने के लिए इसने जो है रथ मुसल महाशिला कंटक जैसे युद्ध में हथियार प्रयोग किए थे। इसके बाद अगला जो शासक है उदयन। अगला शासक कौन हुआ, उदयन। अच्छा, अजातशत्रु की हत्या उसके ही पुत्र ने कर दी थी, ध्यान रखेंगे। जैसे कि अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था ना, वैसे ही अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। उदयन, इसका शासनकाल है 460 से 444 ईसा पूर्व। इसका एक नाम मिलता है उदयभद्र। उदयभद्र, इसने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाई। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की है, जिसको कि वर्तमान समय में पटना के नाम से जाना जाता है। तो इसने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, राजा उदयन या उदयन। बौद्ध धर्म ग्रंथों में इन शासकों को पितृहंता कहा गया है। जितने भी शासक है ना, सबको पितृहंता कहा गया है, मतलब कि सबने अपने पिताओं की हत्या की है, ये बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार। इस वंश के अन्य शासक, अनुरुद्ध का नाम याद रखेंगे, मुंड का नाम याद रखेंगे, बस इनका नाम याद रखना है कि ये हर्यक वंश के थे। और ये जो नाग दशक है, जिसका एक नाम दर्शक भी मिलता है, ये क्या कहते हैं, हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या शिशुनाग ने की और मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की और हर्यक वंश का अंत हो गया। तो ये था हर्यक वंश का
इतिहास, जिसको हम लोग संक्षेप में जानने की कोशिश की। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को बड़ी आसानी से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।